सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत टारगेट विद डिस्कसर के स्पेशल सेशन में। आज हम करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब को। ये जो चार्ल्स लैम्ब हैं, आप सभी को बता दें कि ऐसे तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन मतलब इनके एसेज से बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं आते। कुछ ही एसेज इनके बड़े पॉपुलर हैं, तो इसलिए इनके ज़्यादातर क्वेश्चन इनकी बायोग्राफी से आने की संभावना बनती है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, जब आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत कम क्वेश्चंस इनके आए हैं, और जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो काफ़ी रिपीटेबल हैं। जैसे ऐसे ऑफ इलिया का पहला एडिशन कब आया, दूसरा एडिशन कब आया, चार्ल्स लैम्ब अपने किस निकनेम से जो है लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर पूछा गया। इनकी बहन के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीजों पे बार बार प्रश्न आया है, और आगे भी वही संभावना है। फिर आगे और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनका दो ऐसे है, एक क्राइस्ट हॉस्पिटल ऐसे है, और दूसरा ऐसे इनका बहुत ही फेमस है ड्रीम चिल्ड्रन, जो आपके सिलेबस में रहा है शुरू से। तो इन दो ऐसे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहा है। इसके अलावा मैं और पूछूं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, तो इसके अलावा जो है आपको मुख्य रूप से जो इनके एसेज हैं यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आया कि एसेज का कलेक्टिवली पब्लिकेशन। तो मैं शुरू करने से पहले पूछ रहा हूँ कि एसे ऑफ इलिया का फर्स्ट पब्लिकेशन कब आया था, और एसेज ऑफ इलिया का सेकंड पब्लिकेशन, लास्ट, इसको ऐसे बोलते हैं कि एसेज ऑफ इलिया, ये तो सिंपल ऐसे ऐसे है, या फर्स्ट एसेज ऑफ इलिया, और उसके बाद क्या है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया। यही दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इनसे रिलेटेड आता है, क्योंकि इसमें इनके सारे एसेज थे। फिर इसके अलावा दो और इनके महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो शेक्सपियर के ऊपर ये क्रिटिक भी थे, एक क्रिटिक भी थे। इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर जो है अपना एक क्रिटिकल वर्क लिखा है, वो भी पूछा जाता है। और सबसे बड़ी चीज, बच्चों के लिए इन्होंने और अपनी बहन के साथ मिलके शेक्सपियर के 20 प्लेज को सिलेक्ट किया था इन लोगों ने, और 20 प्लेज को सिलेक्ट करके उनकी समरी अपने हिसाब से उन्होंने दिया था कि बच्चों के लिए काम आएगा। और बहुत बुक हुआ, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उस समय भी बच्चों ने बहुत खरीदे थे, और तब से लेके आज तक बहुत पॉपुलर है वो। और उसका नाम है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। इसके अलावा जो है कुछ और भी इन्होंने रोमांस वगैरह लिखे हैं, जैसे टेल ऑफ रोजमंड गे, ठीक है। इसके अलावा जो है एक इन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी है, ब्लैंक वर्स, जॉन वुडविल। तो ये सब आपको नहीं पता है, लेकिन ये भी क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि एसेज के अलावा ओवरऑल जो और भी चीजें हैं उन्हें भी फोकस करना है, क्योंकि वहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इनसे रिलेटेड टर्म है, जो अक्सर कहा जाता है कि इनको प्रिंस किसी चीज का बोला जाता है। कैन एनीवन टेल कि ही वाज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। उनको इंग्लिश एसेइस्ट का प्रिंस बोला जाता है, और उसका रीजन यही था क्योंकि अपने एसेज में जो है रीडर्स के साथ बहुत ज़्यादा जो है इंटीमेसी बनाने की कोशिश करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, रीडर्स को एक फ्रेंड की तरह लेते हैं ये, और ज़्यादा सिखाने की बजाय अपने अनुभवों को शेयर करना चाहते हैं। और अगर हम देखें तो इनके एसेज की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और वो सबसे बड़ी विशेषता है ह्यूमर एंड पैथोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एसेज में आपको ह्यूमर एंड पैथोज दिखता है, ठीक है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा आता है कि कौन सा ऐसा एसेइस्ट है जो ह्यूमर एंड पैथोज के ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग के लिए जाना जाता है, तो यही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जितनी मेजर मेजर चीजें हैं और करेक्टर्स ड्रीम चिल्ड्रन के अक्सर इनके एसेज में पूछ लिए आते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो भी चीज़ें हैं आप लोग जानते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, चूंकि बायोग्राफी इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो उस पर हमने 20 क्वेश्चन लिया है ताकि आप एक अच्छे से पकड़ समझ बना पाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है कि इन विच ईयर वाज ही बॉर्न। कब इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1775 में।
को हटा देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज चार्ल्स लैम्ब बॉर्न, कहां पे ये जन्म हुआ था? तो इनका इनर टेम्पल लंदन में जन्म हुआ था। चार्ल्स लैम्ब इज फेमसली नोन बाय विच टाइटल, इनको कोई टाइटल दिया गया था, तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू चार्ल्स लैम्ब, कौन सा डिस्क्रिप्शन चार्ल्स लैम्ब पे अप्लाई होता है? ये बड़ा अच्छा है। क्या वो पोएट एंड क्रिटिक थे, एसेइस्ट थे, एंटिक्वेरियन थे? तो ये सारी क्वालिटीज जो है आप इनके ऊपर फिट बैठती। आगे बढ़ते हैं। हु वर चार्ल्स लैम्ब्स पेरेंट, चार्ल्स लैम्ब के पेरेंट कौन थे? इनके मम्मी पापा का नाम कौन है? तो इनके मम्मी का नाम एलिजाबेथ फील्ड है और पापा का नाम है जॉन लैम्ब। चलिए, हाउ मेनी ऑफ चार्ल्स लैम्ब सिबलिंग सर्वाइव इन्फेंसी, बताइए चार्ल्स लैम्ब के कितने मतलब सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, जो इन्फेंसी में सर्वाइव करते हैं? तो सिर्फ दो। चार्ल्स लैम्ब के अलावा दो और हैं, एक है बहन का नाम है मैरी लैम्ब और इनके भाई का नाम है जॉन लैम्ब। ठीक है। हु वाज लैम्ब्स मैटरनल ग्रैंड मदर अ सर्वेंट टू द प्लमर फैमिली, बताइए कौन है इनके मैटरनल ग्रैंड मदर? तो उनका नाम है मिसेज फील्ड। इनका जिक्र इन्होंने कहाँ पे किया है? कैन यू टेल, कोई एक ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंट्री हाउस ओन्ड बाय प्लमर फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कंट्री हाउस का नाम बताइए जो प्लमर फैमिली के द्वारा ओन किया जाता था, जहां पे लैम्ब ने अपना समय चाइल्डहुड में बिताया था। ये पूरी कहानी जो है इन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन और यूरी में किया है। तो उसका नाम बताएंगे, नेम ऑफ द हाउस ऑफ द प्लमर फैमिली, तो उसका नाम है ब्लैक बेयर। In 1792, Lamb obtained a position as an accountant with which company, बताइए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपनी पहली जॉब किस रूप में तैयार की? तो एक अकाउंटेंट के रूप में स्टार्ट किया इन्होंने, और किस कंपनी के साथ स्टार्ट किया? तो उसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड लैम्ब वर्क एट द ईस्ट इंडिया हाउस, बताइए कितने सालों तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया? तो काफी सालों तक काम किया, 33 ईयर्स। देख लीजिए आप लोग, बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। आगे बढ़ते हैं। इन 1795 एट द एज ऑफ 20 लैम्ब स्पेंट 6 वीक इन व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बताइए अच्छा क्वेश्चन है। 1795 में जो है, जब ये केवल 20 साल के थे, तो लैम्ब ने अपने 6 वीक बिताए थे किस प्रकार के इंस्टीट्यूशन में? कुड यू टेल? अच्छा क्वेश्चन है। तो एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में इन्होंने बिताए थे, क्योंकि इनको भी मेंटल इलनेस हो गया था। सोचिए, यानी लोग जो है मेंटल इलनेस, हमारे यहाँ बहुत, अगर थोड़ा सा कोई चला जाए तो लोग कहते हैं पागल हो गया, पागल हो गया। अब ये 20 साल के ही थे जब ये साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, और उसके बाद इतने बड़े राइटर बने हैं। व्हाट ट्रेजिक इवेंट अकर्ड ऑन 22 सितंबर 1796 इन्वॉल्विंग मैरी लैम्ब, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। ऐसा कौन सा ट्रेजिक इवेंट घटित होता है 22 सितंबर 1796 को, जिसमें मैरी लैम्ब इन्वॉल्व है? तो इसने क्या कर दिया था, अपनी मदर का ही कत्ल कर दिया था, इनकी बहन ने, और ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, फिट अप मेंटल इलनेस कर दिया था। ठीक है। व्हाट वाज मैरी लैम्ब्स, अब कोई दूसरा भाई होता तो कहता इसको जेल में डाल दो, पता ही माँ का ही कत्ल हो गया। बहुत मतलब कितना बुरा दिन रहा होगा वो, है? लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बहन को, अब तो माँ चली गई इस दुनिया से, क्या कर सकते हैं, तो मैं अपनी बहन की हेल्प करूंगा। What was मैरी लैम्ब्स ऑक्यूपेशन एट द टाइम ऑफ द ट्रेजेडी, लैम्ब उस समय क्या करती थी? मैरी लैम्ब जब ये ट्रेजेडी हुई उस समय वो क्या करती थी?
तो एक नीडल वर्कर थी वो। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड चार्ल्स लैम स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ फॉलोइंग द फैमिली ट्रेजेडी, बताइए कैसे इन्होंने रेस्ट ऑफ लाइफ जो है इन्होंने, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो कोई कोई भी आएगा तो वो मेरी बहन के साथ रहना नहीं देगा, वो कहेगा कि भाई पागल के साथ रहते हो तुम। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी बहन के साथ उसका केयर करूंगा, और इस तरह से उन्होंने उसका केयर करते हुए अपना टाइम बिताया। हु वाज फेयर हेयर्ड मेड लैम वाज इन लव विद ड्यूरिंग हिज यूथ, कोई ऐसी फेयर हेयर्ड मेड थी जिसके साथ लैम जो है अपने जवानी के दिनों में प्यार में थे, शादी करना चाहते थे। तो कौन है? वो है एन सिमंस, याद रखिएगा। अंडर व्हाट नेम डिड एन सिमंस अपीयर इन लैम्स सॉनेट्स एंड एसेज, और एन सिमंस को इन्होंने लगातार अपने सॉनेट्स में या अपने एसेज में, डिम चिल्ड्रेन अगर आप ऐसे पढ़े हों तो वहां पे किसी नाम से ये लेकर आते हैं तो उसको अक्सर एलिस डब्ल्यूएन के नाम से लेके आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विच एक्ट्रेस डिड लैम प्रपोज टू इन 1819, किस एक्ट्रेस को लैम ने प्रपोज किया था 1819 में, उस एक्ट्रेस का नाम बताइए। तो उसका नाम है फैनी केली। फैनी केली को लैम ने प्रपोज किया था, लेकिन उसने क्या मान लिया था बताओ? जब इन्होंने गाना गाया उसके लिए कि हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ, तो क्या दूसरे ने भी गाना गाया? नो, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा कि ना। Who was the orphan lamb and Mary adopted in the early 1820s, ठीक है, को उस आर्फन का नाम बताइए जिसे लैम्ब और मैरी अडॉप्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत कम लोग बता पाएंगे। 1820s में चूंकि ये भी शादी नहीं किए रहते हैं, बहन की भी शादी नहीं है, तो किसी आर्फन को ये अडॉप्ट करते हैं। उसका नाम क्या है? एम्मा इजोला। एम्मा इजोला को ये लोग अडॉप्ट करते हैं 1820s में। आगे बढ़ते हैं। हु डिड एम्मा इजोला इवेंचुअली मैरी, फिर बाद में एम्मा इजोला की मैरिज भी होती है। इसकी मैरिज किससे होती है? कैन एनीवन टेल? तो इसकी मैरिज होती है एडवर्ड मॉक्सन से। एडवर्ड मॉक्सन से इनकी मैरिज हो जाती है। ये कौन थे? एडवर्ड मॉक्सन, ये वास्तव में लैम के पब्लिशर थे। ही वॉज द पब्लिशर ऑफ लैम। इन विच ईयर डिड चार्ल्स लैम डाई, किस साल जो है चार्ल्स लैम की डेथ हुई थी? तो 1834 में इनकी डेथ हुई थी। तो आई होप कि ये जो बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी चीजें इसमें अभी तक हमने आपने पढ़ा, सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी वर्क्स एंड कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज चार्ल्स लैम मोस्ट फेमस लिटरेरी वर्क, चार्ल्स लैम का मोस्ट फेमस लिटरेरी वर्क का नाम बताएं। कौन सा वर्क ऐसा था जो उस समय बहुत ही फेमस था? तो वो है एसेज ऑफ इलिया। इसी के दम पे जाने जाते हैं, एसेज ऑफ इलिया। What pseudonym did Charles Lamb use for his contribution to London Magazine? लंदन मैगजीन में जो भी ये एसेज लिखते थे चार्ल्स लैम, किस नाम से लिखते थे? क्या ये pseudonym लेते थे? तो वो है इलिया। Who was the real person behind the name इलिया? इलिया नेम के पीछे रियल पर्सन कौन था? ठीक है, तो वास्तव में कौन था वो बताइए भाई। तो उन्होंने इलिया भी, ध्यान रखिएगा, एन इटालियन क्लर्क एट साउथ सी हाउस लिखते थे, अपने नाम से नहीं, वो भी इनका एक फ्रेंड था जिसके सहारा लेकर लिखते थे। एन इटालियन क्लर्क एट साउथ सी हाउस। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इलिया पब्लिश्ड? ये सभी को पता चल गया है, अब तो बहुत आसान है। 1823 में पहला वॉल्यूम आया था। सेकेंड वॉल्यूम कब आया था? तो वो 28 के 10 साल बाद आया था, 1823। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच बुक फॉर चिल्ड्रेन वाज अ कोलैबोरेशन बिटवीन चार्ल्स एंड मैरी लैम? बताइए कौन सा बुक जो है लिखा था इन्होंने, जो चार्ल्स और मैरी लैम का कोलैबोरेशन था? ये भी बहुत आसान है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो मजा आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है सारा। आता तो वही चीज है,
इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हु रोट द समरीज ऑफ द ट्रेजेडी, ये इंपॉर्टेंट है, किसने समरीज ऑफ ट्रेजेडी लिखी थी? ट्रेजेडी किसने लिखा था भाई? तो जितने भी समरीज ऑफ ट्रेजेडी थी वो चार्ल्स लैम ने लिखा था, चार्ल्स लैम, जितने भी ट्रेजेडीज लिखे गए थे। और जितने भी कॉमेडीज लिखे गए थे वो किसने लिखा था? वो मैरी लैम ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हु वाज लैम्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन, लैम का पहला मेजर पब्लिकेशन कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लैम का जो पहला मेजर पब्लिकेशन है वो क्या है? अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे। ठीक है, एक नावेला है, बिल्कुल सही है, एक नावेला है, लेकिन ये है क्या? ये ट्रेजेडी है। नावल ये क्या है? ये ट्रेजेडी है जो इन्होंने लिखा है। और ये याद रखिए कि आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज जॉन वुडविल? जॉन वुडविल क्या है? ठीक है, इन्होंने ये भी कुछ लिखा है। तो जॉन वुडविल अ ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है, ये भी एक ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है, तो याद रखेंगे। सॉरी, और ये जो आपका, एक मिनट, ये टेल ऑफ रोजामंड ग्रे है, ये है, ये वास्तव में क्या है? कैन एनीवन टेल? ये एक प्रोज रोमांस है, इसका लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये एक प्रोज रोमांस है, याद रखिएगा आप लोग, प्रोज रोमांस। एक मिनट, लिख दे रहा हूं, प्रोज रोमांस है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वर्क बाय लैम्ब एस्टैब्लिश हिज रेपुटेशन एज अ मेजर क्रिटिक्स? कौन सा? अब देखो ये क्रिटिक वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपके एग्जाम में आ गया था, जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। कौन सा ऐसा वर्क है जिसकी वजह से एक क्रिटिक के रूप में ये जाने जाते हैं? तो वो वर्क क्या है? स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स कंटेम्पोररी विद शेक्सपियर। ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? ये 1808 में आया था, और उनका जो एज ए लिटरेरी क्रिटिक स्किल है उसको दिखाता है, और उनका जो लव है ड्रामाज के प्रति उसको भी दिखाता है। तो ये कब आया था? 1808, ये भी नोट कर लें आप लोग, 1808 में आया था। What was the title of the farce written by Lamb that was hinged at Drury Lane? बताइए, उस टाइटल का नाम बताइए। ठीक है, जो लैम ने लिखा है, एक फार्स लिखा है लैम ने, उस फार्स का नाम आप लोग बता सकते हैं? यस, बहुत अच्छा जी, मिस्टर एच। उस फार्स का नाम है मिस्टर एच। आगे बढ़ते हैं। लैम एसे द साउथ सी हाउस इज फर्स्ट एसे इन विच कलेक्शन? जो लैम का एसे है साउथ सी हाउस, ठीक है, बताइए ये किस कलेक्शन में आया था? बहुत अच्छा, तो ये एसे ऑफ इलिया में आया है। अब आगे आते हैं जो मेजर मेजर एसे से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। ड्रीम चिल्ड्रन अरिवरी वाज रिटन इन फॉलोइंग हुज डेथ? बताइए किसकी डेथ के बाद से जो है लिखा गया था ये ड्रीम चिल्ड्रन अरिवरी? हिज ब्रदर जॉन लैम, उनके भाई जॉन लैम की डेथ हो गई थी, तो उसी की याद में लिखा गया था, उसको इन्होंने इसमें डिस्क्राइब भी किया है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रीम चिल्ड्रन हु आर द इमेजिनरी चिल्ड्रन? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो ड्रीम चिल्ड्रन, इसमें इमेजिनरी चिल्ड्रन कौन है? बहुत बार पूछा जाता है, बताइए। ड्रीम चिल्ड्रन में इमेजिनरी तो एलिस एंड जॉन है। और जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऐसे डिस्कसेस द डिस्कम्फर्ट ऑफ हैविंग टू बी सोशल विद स्ट्रेंजर्स? काफी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा ऐसे है जो कि डिस्कम्फर्ट ऑफ हैविंग टू बी सोशल, जैसे बहुत लोग सोशल नहीं हो पाते हैं जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो ये बताइए ये कौन से ऐसे में इन्होंने बात की है? तो ये ऐसे का नाम है सुपर एनुएटेड मैन। ठीक है, सुपर एनुटेटेड मैन। ठीक है,
ये आपको नहीं पता होगा, इनको तो बस आप समझ लो, जैसे जो एक्स्ट्रा मिलेगा ना बस उनको आप हाईलाइट कर लो, बस इतना ही आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हर चीज जो है आप पूरा पूरा ऐसे तो पढ़ के आ नहीं पाएंगे, तो बस मेजर मेजर पॉइंट्स हमने यहाँ पे कर दिया, इनको पढ़ लेना है। विच पोयम बाय लैम लैमेंटिंग द लॉस ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड इज वेरी फेमस, बताइए कौन सा पोयम जो है जिसमें जो है अपने चाइल्डहुड के लॉस को ये रोते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ओल्ड फेमिलियर फेसेस, ओल्ड फेमिलियर फेसेस। आगे बढ़ते हैं। द सुपर एनुएटेड मैन इज ऐसे अबाउट व्हाट, बताइए ये किस चीज के बारे में ऐसे है। तो ये वास्तव में ऐसे है रिटायरमेंट फ्रॉम अ लाइफ लॉन्ग ऑफिस जॉब, ठीक है। सुपर एनुएशन क्या होता है, जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं उसके बाद भी आपको जो है जॉब पे रखा जाता है, बुलाया जाता है एक्स्ट्रा पैसा देकर, उसको सुपर एनुएशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। तो ये अगर आप वर्ड की मीनिंग पता है तो अपने आप कर लोगे। इन विच एसे डज लैम डिस्कस हिज स्कूल डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम अपने स्कूल डेज की किस एसे में तुलना करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्राइस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, 5 and 30 ईयर एगो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इनके स्कूल के किस दोस्त की ये तुलना करते हैं, तो ये भी याद रखना, कॉलरिज की तुलना करते हैं, ये कॉलरिज की बात करते हैं। हु इज ब्रिजेट एलिया इन लैम एसे, लैम के एसे में आपको ब्रिजेट इलिया अक्सर देखने को मिलेगी। ये ब्रिजेट इलिया कौन है, ब्रिजेट इलिया कोई और नहीं, इनकी सिस्टर ही है मैरी लैम, अपनी सिस्टर को ही इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। मेजर लिटरेरी रिलेशनशिप एंड क्रिटिकल व्यू। अभी तक एक भी क्वेश्चन अगर देखें तो फालतू नहीं है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने देखा है। अब आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी रिलेशनशिप एंड क्रिटिकल व्यू, चलिए आते हैं भाई, किसके साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। हु वाज चार्ल्स लैम क्लोजेस्ट लाइफ लॉन्ग फ्रेंड हुम ही मेट एट स्कूल, किसके साथ जो है ये जीवन भर रहा है, जो इनका सबसे अच्छा मित्र है, तो सैमुअल टेलर कॉलेरिज। लैम एंड कॉलेज अटेंडेड विच स्कूल टुगेदर, दोनों ने मिलकर जो है कौन सा स्कूल साथ में ज्वाइन किया था, तो ये भी आप सभी को पता है, क्राइस्ट हॉस्पिटल। आपको लगेगा हॉस्पिटल ज्वाइन किए थे क्या, हॉस्पिटल नाम ही है। लैम्स फर्स्ट पब्लिश पोएम अपीयर्ड इन हुज, ये बड़ा अच्छा है। किसके बताइए, कौन सा जो है कलेक्शन, ये कलेक्शन का नाम है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। तो ये किसका कलेक्शन है जिसमें जो है लैम के पहले जो है पोएम्स पब्लिश हुए थे, तो ये एस.टी. कॉलरिज का है। ये काफी क्वेश्चन पूछता है कि एक्चुअली वास्तव में लैम ने शुरुआत कैसे किया था, एक पोएट के रूप में शुरुआत किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक पोएट के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। विच राइटर वाज द फर्स्ट टू कॉल लैम द प्रिंस ऑफ इंग्लिश, बताइए कौन ऐसा है जो पहली बार लैम को जो है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये है विलियम हैजलिट, विलियम हैजलिट। आगे बढ़ते। विच कंटेम्पोररी ऑफ लैम कॉल्ड हिम लैम द फ्रोलिक एंड द जेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा लैम द फ्रोलिक एंड द जेंटल, किसने ये बात कहा, तो ये कहा है इनको जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड लैम व्यू द पोएटिक क्रीड ऑफ वर्ड्सवर्थ, लैम जो है वर्ड्सवर्थ के पोएटिक क्रीड को कैसे देखते हैं, तो ये वास्तव में वर्ड्सवर्थ के एडमायरर भी थे और उसके डिफेंडर भी थे। कॉलरिज डेडिकेटेड विच ऑफ हिज पोएम्स टू चार्ल्स लैम, कॉलरिज ने कौन से पोएम जो है चार्ल्स लैम को डेडिकेट किया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये ध्यान रखना है। दिस टाइम ट्री बोवर माई प्रिजन, लाइम ट्री बोवर माई प्रिजन, ये है। आगे बढ़ते हैं। लाइम ट्री, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। Whom did Lamb describe as the only person who can communicate with my degree of reality, बहुत अच्छा। तो किसको ये बोलते हैं कि एकमात्र पर्सन है जो मेरे डिग्री ऑफ रियलिटी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कोई और नहीं केवल एक ही है, कॉलरिज महोदय।
ST कॉलेज। Which critic said that Lamb's essays were the work of a man who was always a little out of his age। बहुत बेहतरीन। किसने कहा कि लैम्ब के एसेज एक ऐसे एसेज हैं, ठीक है, जो कि एक ऐसे मैन के एसेज हैं जो अपने एज से क्या था, a little out, अपने एज से थोड़ा सा बाहर था। तो ये बात कहने वाले कौन है, ये कहने वाले हैं वाल्टर पैटर। इनके बारे में ये बात कहने की हिम्मत है वाल्टर पैटर की। हु रोड द स्टैंडर्ड बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लैम्ब। किसने चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी 2 पार्ट में लिखी। ये भी कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है, ईवी ल्यूकस ने लिखा है इनकी बायोग्राफी। अब आगे बढ़ते हैं, फेमस कोटेशन एंड स्पेसिफिक डिटेल्स की ओर चलते हैं। आई हैव नो ईयर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच एसे। बताइए किस एसे में ये बोलते हैं आई हैव नो ईयर्स। तो अ चैप्टर ऑन ईयर्स, बहुत आसान है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लैम्ब मीन व्हेन ही सेज आई हैव नो ईयर। इसका मतलब क्या है जब वो कहते हैं कि उनके पास कोई कान नहीं है, उनको है। इसका मतलब वो ये बताना चाह, वो म्यूजिक से रिलेटेड बोल रहे हैं कि आई हैव नो सेंस ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का कोई सेंस नहीं है। मैन इज अ गेमिंग एनिमल, बहुत है। मैन इज अ सोशल एनिमल आपने सुना होगा, लेकिन मैन इज अ गेमिंग एनिमल जो है आपको कहाँ पे मिलता है ये लाइन। तो ये मिसेज बैटल्स ओपिनियन ऑन वाइस्ट, इसमें मिलता है। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। देखिए अब यहाँ पे मेजर एसेज के नाम आ रहे हैं, बस इनके नाम ही याद कर लो। जो प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है, व्हाट डज लैम्ब कॉल द यंग स्वीपर। यंग स्वीपर को लैम्ब क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं क्लर्जी इम्प्स। आगे बढ़ते हैं, आई एम ए लवर ऑफ माई स्पेसीज इन द डैपल ग्रे एज इन द रोजी फ्लैश। ठीक है, ये कहाँ पे बोलते हैं ये, तो ये इम्परफेक्ट सिंपथीज में बोलते हैं। तो ये आप इनको ऐसे ऐसे रीड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बुक्स विच आर नो बुक्स, ये क्या है, विविलिया। ठीक है, तो ये जो टर्म है लैम्ब किसके लिए यूज करते हैं, तो ये जो साइंटिफिक ट्रीटाइजेज हैं उनके लिए यूज करते हैं। उन बुक्स को ये कहते हैं कि बुक्स ये हैं भी लेकिन ये नो बुक्स हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक ट्रीटाइजेज एंड लीगल डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं ये। इन ओल्ड चाइना, ये कैसे का नाम है, लैम्ब डिस्कसेस द ज्वाइज ऑफ। ओल्ड चाइना में जो है लैम्ब जो है किसके ज्वाय को डिस्कस करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैन एनीवन टेल, जल्दी बताएं। तो ये डिस्कस करते हैं पॉवर्टी एंड अफर्ट टू बाय थिंग्स। ये गरीबी की और उन अफर्ट की बात करते हैं जिससे चीजों को खरीदा जा सकता है। विच ऐसे डिस्क्राइब्स द टू रेसेस ऑफ मेन। बताइए कौन सा ऐसे जो है टू रेसेस ऑफ मेन को डिस्क्राइब करता है, तो ये क्या है, द बार्बर्स एंड द लेंडर्स। बार्बर्स एंड द लेंडर्स। अ डिजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अ डिजर्टेशन अपॉन द रोस्ट पिग, ये है क्या वास्तव में, तो ये जो है डिस्कवरी ऑफ कुकिंग मीट टू विच कैरेक्टर। बताइए किस कैरेक्टर से कनेक्ट किया गया है ये, बताइए। ये बोबो नाम का एक कैरेक्टर है, उससे रिलेट किया गया है। ठीक है, अब ये बहुत ही ह्यूमरस टाइप का है, एक कैरेक्टर है बोबो जो डिस्कवर कर रहा है कुकिंग मीट को। ठीक है, तो उसी से कनेक्ट करके है। डिजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, रोस्ट पिग पे डिजर्टेशन लिख दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लैम्ब द डिस्कवरी ऑफ रोस्ट पिग टुक प्लेस इन विच कंट्री। बताइए ये किस प्लेस में टेक प्लेस लेता है, तो चाइना। आनंद जी क्लास में नहीं है क्या, इज आनंद जी हियर, सो रहे हैं। द लास्ट एसेज ऑफ इलिया कंटेन्स एन एसे टाइटल्ड कन्फेशन ऑफ। जो लास्ट एसे ऑफ इलिया है ये जो है इसमें कैसे है, बताइए। कन्फेशंस ऑफ ए, क्या नाम है, कन्फेशन ऑफ अ ड्रंकर्ड। जो ड्रंकर्ड है वो कन्फेशन कर रहा है। आगे, न्यूज़पेपर ऑलवेज एक्साइट क्यूरियोसिटी, नो वन एवर लेज वन डाउन विदाउट अ फीलिंग ऑफ। ये लाइन है, न्यूज़पेपर ऑलवेज एक्साइट क्यूरियोसिटी, एकदम सही। न्यूज़पेपर हमेशा क्यूरियोसिटी एक्साइट करती है। नो वन कैन एवर लेज वन डाउन विदाउट अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट।
इन इम्परफेक्ट सिंपैथीज विच ग्रुप ऑफ पीपल डज लैम से ही हैज अ स्ट्रगल टू लाइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, ये लैम कहते हैं कि बताइए कौन सा ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको लैम जो है पसंद नहीं करते हैं, बड़ी मुश्किल होती है उनको पसंद करने में, वो कौन से लोग हैं? तो स्कॉच लोग हैं। स्कॉच लोग को वास्तव, हालांकि इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, पता नहीं क्यों मन में जैसे एक हाई हो गया ना, कुछ लोग से प्रति वो मन में हो जाता है, तो कह रहे हैं कि भाई पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाता हूँ, मुझे कोई रीजन इसका नहीं पता है, लेकिन मैं इनसे नफरत करता हूँ, पता नहीं क्यों मैं इनको पसंद नहीं करता हूँ, है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा ये वाला कि नो वन एवर लेज वन डाउन विदाउट अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये बहुत ही अच्छा लाइन है दोनों। आगे रखते हैं, मिल्टन ऑलमोस्ट रिक्वायर अ सोलम सर्विस ऑफ म्यूजिक टू बी प्लेड बिफोर यू इंटर अपॉन हिम, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ पे अपीयर होता है, जल्दी देखें। तो ग्रेस बिफोर मीट, ग्रेस बिफोर मीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आप लेकिन रीड कर लें। द वाइसेस ऑफ सब मेन आर मैग्निफिसेंट, कुछ लोगों की जो वाइसेस हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, यानी बुराइयां भी बड़ी अच्छी होती हैं। ये किस ऐसे में इन्होंने बात की है कि किस, टेबल टॉक एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, दे दिया है मैंने अपनी तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कुछ, लेकिन दे दिया है ताकि आपको सब पता हो। आई कन्फेस दैट आई फील द डिफरेंसेज ऑफ मैन काइंड नेशनल एंड इंडिविजुअल, ये भी लाइन बड़ी अच्छी है। मैं कन्फेस करता हूं कि मैं फील कर सकता हूं डिफरेंस मैन काइंड नेशनल इंडिविजुअल के बीच में, तो ये लाइन कहां से है? ये इम्परफेक्ट सिंपैथीज से है। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, ये वाला तो लाइन कहीं और से, ये टीएस इलियट की लाइन है ना। हाँ, तो लैम जो है इस लाइन के आधार पे क्या कॉल किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ठीक है, ये जो है टीएस इलियट से कनेक्टेड लाइन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन इस लाइन को कनेक्ट करके जो है ऐसा बोला गया है कि जो है ये प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज चार्ल्स लैम ब्रदर्स नेम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लैम के भाई का नाम क्या है? तो ये बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं, जॉन लैम, ठीक है। वेयर डिड लैम वर्क बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी क्या लैम ने कहीं काम किया है? तो उसके पहले इन्होंने काम किया है द साउथ सी हाउस में। लैम्स प्रोज स्टाइल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, लैम का जो प्रोज स्टाइल है हमेशा ऑफन डिस्क्राइब एज, कैसे इसको डिस्क्राइब किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनकी जो प्रोज लाइन प्रोज स्टाइल है उसको आर्केइक एंड विमिसिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्केइक लैंग्वेज का ये मतलब अपनी प्रोज स्टाइल में बहुत सी ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो आउटडेटेड है और बहुत ही क्लासिकल रेफरेंसेस लेके आते हैं। विमिसेकल मतलब कि क्या है, थोड़ा मनमौजी टाइप का लिखते हैं, ठीक है, रेफरेंस, तो बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं ये आप नोट कर सकते हैं। मिसलेनियस एंड क्रोनोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन। विच पब्लिकेशन इनवाइटेड लैम टू राइट द एसे ऑफ इंडिया, बताइए किस पब्लिकेशन ने इनको इनवाइट किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, लंदन मैगजीन के लिए लिखते थे ये, तो उसी में सारे इनके एसे जाते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल लैम लव्ड बट लॉस्ट टू द, ठीक है, पान ब्रोकर नेम्ड बाट्रम, कौन है लड़की जिसे जो है ये पसंद करते? तो आप सभी को पता, एन सिमंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कुछ। इन कैनवालेसेंस लैम डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीइंग सिक एंड फोकस ऑन द सेल्फ। कन्वेलेसेंट का मतलब समझते हैं ना, कोई व्यक्ति जो है सुधार, स्वास्थ्य सुधार की बात होती है इसका मतलब, ठीक है, तो जो बीमार है वही तो रिकवर करेगा ना। यस, तो कुछ चीजों का मतलब समझने से काम हो जाता है। विच एसे बाई लैम डिस्क्राइब हिज फीलिंग ऑन द 1 जनवरी, बताइए कौन सा ऐसे जो है 1 जनवरी के फीलिंग को दिखाता है? तो ये भी बहुत अच्छा है, न्यू ईयर्स ईव, ठीक है।
व्हाट वाज लैम्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर राइटिंग द एसेज ऑफ इंडिया? प्राइमरी मोटिवेशन क्या था, क्यों लिख रहे थे एसेज ऑफ इंडिया? ये तो ये था टू अर्न मनी, सबसे पहला चाहिए पैसा चाहिए, और दूसरा ये है कि क्रिएटिव आउटलेट भी मिल रहा है, जो अपनी मनपसंद चीज है उसे बाहर निकाल पा रहे हैं। तो ये आपके टोटल 75 क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, और मुझे नहीं लगता कि कहीं आप लोग को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा होगा। कुछ ऐसे एसेज हैं जहां से बहुत मेन पॉइंट आपको जानना था कि ये ऐसे किस चीज पे है। जैसे अभी हमने कॉन्वालेसेंट देखा, फिर ये हमने देखा कि भाई कौन सा ऐसे जो 1 जनवरी को रिप्रेजेंट करता है फीलिंग, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं नाम से ही पता चल जा रहा है, आए या ना आए, लेकिन बहुत कठिन काम नहीं है इनको याद रखना। अगर आप केवल मतलब समझ पा, न्यू ईयर ईव सिंपल सी बात है, 1 जनवरी, कॉन्वालेसेंट रिकवरी की बात हो रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जो चूंकि आप लोग कहाँ फंस रहे होंगे, आप फंस रहे होंगे एसेज के नेम में, चूंकि उसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लाइंस को भी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, यहाँ भी कोई बात नहीं, तो ये ऐसे तो याद हो नहीं जाएगा अपने आप ही, चूंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आज आपने सुन लिया है। हालांकि लाइन से आज तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, ये भी आप समझिए, बहुत बड़ी बात है। आज तक आपके एग्जाम में लाइन से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप इस सेक्शन को नहीं भी ज्यादा वो करते हैं फेमस कोटेशन वाला, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा 10-12 क्वेश्चन है मुश्किल से, हाँ, जो लाइन से रिलेटेड हैं, तो आप इनको प्लीज एक बार जरूर देख लें। 15 लगभग 20-15 क्वेश्चन है इसमें जो लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें भी 15 नहीं है, उसमें कई ऐसे हैं, मतलब मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे लाइन वाले, तो उसे प्लीज आप लोग देख लेना बस, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। राकेश जी अपने नंबर सब लोग बता दें। अब नंबर अगर आप नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है वो टिक ही नहीं कर रहे हैं, टिक नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताइए अपनी कॉपी पे केवल कहानी की तरह सुन रहे थे कि मैंने कहा था कि आप जो है देखो, यही तो दिक्कत है ना अंजलि जी, रोज बोल रहा हूँ, रोज इसके लिए डांट रहा हूँ कि आप अपनी जो है कॉपी पे नंबरिंग करके रखिए, और उस पे टिक करके करते जाइए कि भाई कितना आप एग्जैक्टली कर पा रहे हैं, तो इससे एक आइडिया पता चलता है एग्जैक्ट कि आपको कितना आ रहा था। अभी 75 क्वेश्चन कराए, काफी क्वेश्चन सुपरफिशियल हैं, जानते हैं आप। अच्छा, लेट हो गया तब तो कोई बात ही नहीं भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ठीक है, क्लास को एंड करने का समय आ गया है। मेरे ख्याल से सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं, और एक दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन कौन बता पा रहा है। ये स्पेशल कुछ क्वेश्चन है ड्रीम चिल्ड्रन अरियूरी से। बताइए, ड्रीम चिल्ड्रन अरियूरी जो है, आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी फास्ट, ये किसकी डेथ पे लिखा गया था? कौन है जिसकी डेथ के बाद इन्होंने इस एसे को लिखा था? जल्दी बताइए, नाम बताइए, जॉन नेम। ये एसे को ड्रीम चिल्ड्रन अरिवरी बोला गया है। रिवरी क्यों है? ये रिवरी क्यों है? क्योंकि ये कल्पना में है। कल्पना में क्यों है? कल्पना में क्योंकि दो बच्चे कल्पना में है। वो नाम बताइए कल्पना के दो बच्चे जो दिखाई पड़ते हैं, जिनको ये, जो इनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि पापा कोई कहानी सुनाओ पुरानी, दादा दादी नाना नानी की। ठीक है, तो वो है एलिस एंड जॉन, जो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें ये मुख्य रूप से कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों के ग्रैंड मदर की। ठीक है, अपनी ग्रैंड मदर की और बच्चों के ग्रेट ग्रैंड मदर की, यानी अपने नानी की कहानी और बच्चों के नानी की मम्मी की कहानी। बताइए, ये जो कौन है ग्रेट ग्रैंड मदर? मिसेस फील्ड है। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर लिखा रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, बच्चों के लिए क्या थी? वो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, और राइटर के लिए ग्रैंड मदर। अब ये बताइए कि वो किस स्टेट, कौन सा स्टेट है जहां पे वो रहती थी, जहां पे अपने जीवन को उन्होंने बताया, उस स्टेट का नाम बताइए। अभी हमने क्वेश्चन में भी किया था।
नॉरफॉक तो प्लेस का नाम है। रियल लाइफ में स्टेट का नाम बताइए। ब्लैक्सवेयर, ब्लैक्सवेयर। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं, नॉरफॉक प्लेस का नाम है। ठीक है, बिल्कुल। और स्टेट की बात करेंगे तो ब्लैक्सवेयर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और दो चार क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इसमें जो है वास्तव में जो है उन दोनों बच्चों की मां का जिक्र किया गया है, तो वो कौन है मां, बताइए। मां जो है वो जो है एन सिमंस। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एन सिमंस वो रियल कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे ये यूज करते हैं एलिस डब्ल्यू एन, एलिस डब्ल्यू एन, और डब्ल्यू एन के बीच में भी दो डैश है, ये भी याद रखना, डैश भी है दो। ठीक है, लेकिन ये शादी कर लेती है किसी और से। जिस व्यक्ति से शादी करती हैं, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? कुड यू टेल द नेम? यस, उसका नाम है बैट्रम। बहुत अच्छा। बच्चे जो है जॉन लैम को किस नाम से पुकारते हैं, क्या टाइटल से पुकारते हैं, क्या नाम देते हैं बच्चे वास्तव में? बताइए, बच्चों के लिए वो क्या वर्ड यूज करते हैं जॉन लैम के लिए? जॉन लैम के लिए क्या यूज करते हैं वो? बैट्रम वो नहीं था, किसी और से शादी हो गई थी, कोई और था। ये क्यों जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताएं। अंकल, अंकल, अंकल जॉन के नाम से बोलते हैं ये। ठीक है, चलिए बस अंतिम दो क्वेश्चन करते हैं, वो क्लास को एंड करेंगे। अपनी सिस्टर जो है उसको किस नाम से उन्होंने यूज किया है इस पर्टिकुलर एसे में? सिस्टर मैरी, जो मैरी है, मैरी लैम, उसके लिए यूज किया इन्होंने ब्रिजेट, ब्रिजेट यूज किया है। चलिए, अब इसकी दो लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ के सुना दे रहा हूं, इसको सुन लें। वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी nor are we children at all. The children of Alice call Bertram father. We are nothing less than nothing and dreams. ये कौन बोलता है? तो ये दोनों बच्चे गायब होने लगते हैं और वही बोलते हैं, उन्हीं से आवाज आती है। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रन बोलते हैं। और इन्होंने ये लाइन बोला है, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बैट्रम द फादर। तो जो एलिस के बच्चे हैं वो फादर किसको बोलते हैं? बैट्रम को बोलते हैं। ये बच्चे बता रहे हैं, तो अब समझ में आ गया ना, बैट्रम से शादी हुई। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मिस्ड हिज काइंडनेस एंड आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस एंड आई विश्ड हिम टू बी अलाइव अगेन, टू बी क्वेरलिंग विद हिम rather than not have him again। ये अपने भाई के बारे में बोलते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस थी, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। और बाकी जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जितना भी है सब हो गया है। आज की क्लास को एंड करते हैं। बहुत बढ़िया से आप लोगों ने चार्ल्स लैम्ब को किया है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। फिलहाल अभी के लिए सभी को गुड डे, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में।